अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट्स। मैं हूं जायद खान और आप देख रहे हैं जायद खान एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। इसके 40 प्लस एमसीक्यूज़ और ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका ताल्लुक फेडरल बोर्ड से है, पंजाब बोर्ड, केबीके बोर्ड, सिंध बोर्ड या पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके इन तमाम बोर्ड्स के एग्जाम्स में काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर एक और चीज़ स्टूडेंट आपको बताते चलूँ कि क्लास 9 केमिस्ट्री के बाकी तमाम चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो भी मैं इसी तरह से अपलोड कर चुका हूँ और उन तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज़ देखना चाहता है तो दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके वहाँ से उनको देख सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं जी हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट एमसीक्यूज में कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इनमें से कौन सी रेज है जो कि प्रोटॉन की डिस्कवरी का बायस बनी। ऑप्शन ए कैथोड रेज, ऑप्शन बी कैनॉल रेज, ऑप्शन सी एक्स रेज या ऑप्शन डी अल्फा रेज। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन बी कैनॉल रेज। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। इनमें से कौन सा जो पार्टिकल है वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। अब पेनिट्रेटिंग जो है ये क्या होता है स्टूडेंट्स, सब जिसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है जिस पार्टिकल की, वो ज़्यादा से ज़्यादा थिक सरफेस से भी पास हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा थिक सरफेस को भी वो क्रॉस कर सकता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जी दिए गए इन पार्टिकल्स में से किसकी पेनिट्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स या ऑप्शन डी अल्फा पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट वन, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय। ऑर्बिट का जो कंसेप्ट था, ऑर्बिट्स यानी शेल्स का जो कंसेप्ट था, ये सबसे पहले किसने दिया। ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी बोहर या डी प्लैंक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन सी बोहर। बोहर ने अपनी बोहर एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले जो है वो ऑर्बिट्स का कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स। इनमें से कौन सा शेल है जिसके अंदर 3 सब शेल्स होते हैं। ऑप्शन ए ओ, बी एन, सी एल या डी एम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी एम। एम सब शेल, ये एम शेल जो है ये तीसरा शेल होता है और इसके 3 सब शेल होते हैं। नेक्स्ट वन, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। इनमें से कौन सा रेडियो आइसोटोप है जिसको हम ट्यूमर की शनाख्त के लिए, ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी आयोडीन 131, ऑप्शन सी स्ट्रोंशियम 90 या ऑप्शन डी फास्फोरस 30। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी आयोडीन 131। नेक्स्ट वन, When यूरेनियम 235 breaks up, it produces। जब यूरेनियम 235 टूटता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या नथिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं जब यूरेनियम 235 जो है वो टूटता है। नेक्स्ट वन, द पी सब शेल हैज़। पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है जी सी 3 ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट वन, ड्यूट्रियम इज़ यूज टू मेक। ड्यूट्रियम जो है वो किस चीज़ को बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए लाइट वाटर, ऑप्शन बी हैवी वाटर, सी सॉफ्ट वाटर या डी हार्ड वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी हैवी वाटर। नेक्स्ट वन, द आइसोटोप्स कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ। कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 का जो आइसोटोप्स है वो कितने परसेंट जो है वो नेचर में पाया जाता है। 96.9, 97.6, 99.7 या डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, नन ऑफ दीज। ये इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि कार्बन 12 जो है ये 98.6% जो है वो पाया जाता है या 98.3, इसी तरह बहरहाल 98 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी फिर डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। प्रोटॉन को किसने जो है वो सबसे पहले दरियाफ्त किया था। ऑप्शन ए गोल्डस्टाइन, ऑप्शन बी जे थॉमसन, यहाँ पर ऊपर जो है बाकी 2 ऑप्शन है हमारे पास जी, ऑप्शन सी नील बोहर या डी रदरफोर्ड।
तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए गोल्डस्टाइन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका है जी गोल्डस्टाइन। नेक्स्ट वन, द नेम एटम वॉज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड अटोमस मीनिंग। ये जो एटम का लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान अटोमस से लिया गया था, और अटोमस का मतलब जो है वो लातीनी ज़ुबान में अटोमस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए डिविजिबल, इनडिविजिबल, रिएक्टिव या स्टेबल। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी इनडिविजिबल। ठीक है, लातीनी ज़ुबान में अटोमस का मतलब होता है जी इनडिविजिबल, ऐसी चीज़ जो कि मज़ीद डिवाइड ना हो सकती हो। नेक्स्ट वन, जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड हिज अटोमिक थ्योरी इन द बिगिनिंग ऑफ। जॉन डाल्टन ने जो अपनी अटोमिक थ्योरी दी थी, जिसको डाल्टन अटोमिक थ्योरी भी बोलते हैं, वो किस सेंचुरी के आगाज़ शुरू में दी थी? ऑप्शन ए 16, बी 17, सी 18 या डी 19। उसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी 19 सेंचुरी के आगाज़ में उसने अपनी जो है जो अटोमिक थ्योरी है वो दी थी। नेक्स्ट वन, इन 1897 हु फाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। 1897 में किस साइंटिस्ट ने जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो दरियाफ्त किए थे? ऑप्शन ए गोल्डस्टाइन, बी डाल्टन, सी जे थॉमसन या डी विलियम क्रोक्स। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी जे थॉमसन। नेक्स्ट वन, प्लम पुडिंग थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय। प्लम पुडिंग थ्योरी जो है वो किस साइंटिस्ट ने दी थी? ऑप्शन ए थॉमसन, बी गोल्डस्टाइन, सी क्रोक्स या डी सोडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जी ए थॉमसन। थॉमसन ने सब जो है प्लम पुडिंग थ्योरी जो है वो दी थी। नेक्स्ट वन, सर विलियम क्रोक्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर इन। सर विलियम क्रोक्स ने जो अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और उस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर जो था वो लो रखा था। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कब किए थे जी? ऑप्शन ए 1893, बी 1895, सी 1896 या डी 1897। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी 1895। नेक्स्ट वन, कैनाल रेज वर डिस्कवर्ड बाय। कैनाल रेज जो है ये किस साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किए थे? ऑप्शन ए गोल्डस्टाइन, बी थॉमसन, सी डाल्टन या डी क्रुक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जी ए गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन ने जो है वो कैनाल रेज डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी टाइम्स द मैस ऑफ अ प्रोटॉन इज मोर देन एन इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन का मैस है वो कितने गुना इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है? तो ऑप्शन दिए में 1820, 1830, 1840 या 1850। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी सी 1840। 1840 गुना जो प्रोटॉन का मैस है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें बेरिलियम और हीलियम जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कार्बन, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में हमने बताना है जी कि कौन सा पार्टिकल जो है वो आएगा साथ में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, जो अटोमिक नंबर है नीचे अटोमिक नंबर दिया होता है, तो इन दोनों एलिमेंट्स के जो अटोमिक नंबर है वो अगर हम ऐड करें तो 4 + 2 ये बन रहा है जी 6। तो यहाँ राइट हैंड साइड पे भी 6 ही आना चाहिए, तो 6 तो यहाँ पर हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर साथ में जो पार्टिकल होगा उसका जो अटोमिक नंबर है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यानी नीचे 0 आना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम मैथ नंबर को देखें 9 + 4 ये 13 बनता है, तो राइट हैंड साइड पर भी टोटल जो है 13 आना चाहिए। अब कार्बन का 12 है, तो इसका मतलब ये है कि जो साथ वाला जो पार्टिकल होगा उसका जो मैस नंबर है वो 1 होना चाहिए। तो अटोमिक नंबर 0 और मैस नंबर 1। अब इन ऑप्शंस में आकर अगर हम देखें तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस जो हैं जिसका अटोमिक नंबर 0 मैस नंबर 1 है। ठीक है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स हमेशा आप याद रखें कि जब भी इस तरह के जो रिएक्शंस होंगे तो उसमें हमारे पास हमेशा न्यूट्रॉन मिला करेगा, प्रोटॉन जो है ये नहीं मिलता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी सी न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन मार्क की जगह न्यूट्रॉन आएगा। नेक्स्ट वन, ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 19, इसमें कहा जा रहा है कि जी चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स इन। चैडविक ने जो न्यूट्रॉन्स हैं वो किस साल में जो है वो डिस्कवर किए थे? 1925, 1930, 1932 या 1934। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी 1932। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 20 है, और इसमें कहा जा रहा है कि who predicted in 1920 that some neutral particle having mass equal to that of proton in an atom। किस साइंटिस्ट ने 1920 में ये कहा था
कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल ऐसे हैं कि जिनका जो मैस है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। न्यूट्रल पार्टिकल से मुराद न्यूट्रॉन है कि न्यूट्रॉन का जो मैस है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो ये किस साइंटिस्ट ने कहा था? तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास है वो बी, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट वन, रदरफोर्ड यूज अ गोल्ड फॉइल इन हिज एक्सपेरिमेंट विच हैज़ अ थिकनेस ऑफ। रदरफोर्ड ने जो अपना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो पेश किया था उसमें जो गोल्ड फॉइल यूज़ की थी, सोने की पथरी, वो उसकी थिकनेस कितनी थी? तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि इसकी जो थिकनेस थी वो 0.0004 सेंटीमीटर थी। इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी, 0.00004 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, नील बोहर प्रेजेंटेड हिज मॉडल इन। नील बोहर ने जो अपना बोहर एटॉमिक मॉडल पेश किया था वो किस ईयर में पेश किया था? ऑप्शन ए 1940, 1918, 1913 या 1926। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, 1913 में। नेक्स्ट वन, नील बोहर वन द नोबेल प्राइज इन। नील बोहर ने जो है अपना जो बोर एटॉमिक मॉडल की वजह से इसको जो नोबेल प्राइज मिला था वो किस ईयर में मिला था? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन दिए हुए 1914, 1918, 1922 या 1926। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1922। नेक्स्ट वन, in 1912 नील बोहर ज्वाइंट फॉर पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च विथ। 1912 में नील बोहर ने जो पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च थी वो किस साइंटिस्ट के साथ मिलकर की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी चैडविक, सी न्यूटन या डी गोल्डस्टाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए रदरफोर्ड। नेक्स्ट वन, रदरफोर्ड वन नोबेल प्राइज इन। रदरफोर्ड को जो अपना जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था उसकी बेस पर जो नोबेल प्राइज़ मिला वो किस साल में मिला था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपने याद रखना है जी 1908 में। ठीक है, 1908 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट वन, हु परफॉर्म फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू स्प्लिट एटम। किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है एटम के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, एटम को स्प्लिट किया था, यानी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले किसने बताई थी? तो ये हम सब जानते हैं कि एटम के मुतल्लिक जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसने परफॉर्म किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, रदरफोर्ड। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम एच कहते हैं, एच की वैल्यू जो है वो क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपने याद रखना है स्टूडेंट्स का ऑप्शन है जी ए 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। नेक्स्ट वन, क्वांटम मीन्स। क्वांटम का क्या मतलब होता है जी? वेरिएबल एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी, हाई एनर्जी या मिनिमम एनर्जी। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, फिक्स्ड एनर्जी। नेक्स्ट वन, MCQs नंबर 29। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी एटम शुड प्रोड्यूस। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जो है एटम को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? ऑप्शन ए लाइन स्पेक्ट्रम, बी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम जो है ये कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रॉन के गिर्द रिवॉल्व करता है और अपनी एनर्जी एमिट करता है, तो फिर इसको एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। तो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा और यही चीज़ फिर इसकी डिफेक्ट जो है इसकी यानी कि आप कह लें कि इसकी डिसएडवांटेज फिर साबित हुई कि एटम जो है ये हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, कंटिन्यूस नहीं बनाता। तो फिर इस डिफेक्ट को जो है वो बोहर ने जो है वो अपनी बोहर एटॉमिक मॉडल में इसको एलिमिनेट किया था। नेक्स्ट वन, हु डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ अ लाइन स्पेक्ट्रम इन हिज एटॉमिक मॉडल। किस साइंटिस्ट ने जो है अपने एटॉमिक मॉडल में लाइन स्पेक्ट्रम को जो है वो डिस्क्राइब किया था कि एटम जो है लाइन स्पेक्ट्रम हमेशा क्यों बनाता है, कैसे बनाता है? तो स्टूडेंट्स ये अभी मैंने आपको बताया कि ये बोहर ने जो है अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर उसने जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर जो डिफेक्ट्स थे उसको कवर किया था और उसमें एक डिफेक्ट ये था कि एटम जो है ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता, ये हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जी बी, बोहर। Next one, the number of electrons that a shell can accommodate is given by the formula।
कि किसी भी शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसके लिए जो जनरल फार्मूला है वो कौन सा है। तो आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स, का करेक्ट ऑप्शन सी है 2n²। हम किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने फाइंड करने हैं तो आप ये फार्मूला याद रख लें। इस फार्मूले में n की जगह वैल्यू पुट करते जाएं, आपके पास उस शेल के लिए जो है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी चौथे शेल में, फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आपने n की जगह 4 पुट करना है। 4 का स्क्वायर लें 16 आ जाएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 32 आ जाएगा। तो हमारे पास फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपने अगर फिफ्थ शेल का निकालना है तो n की जगह 5 पुट करें, थर्ड का निकालना है तो n की जगह 3 पुट करें। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 2n²। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी सब शेल्स आर देयर इन फर्स्ट एनर्जी लेवल और के शेल। जो पहला शेल है के शेल, इसमें कितने सब शेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप सब जानते हैं कि भाई पहले शेल में एक ही सब शेल एस, दूसरे में 2, तीसरे शेल में 3 सब शेल, चौथे शेल में 4 सब शेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे के का पूछा गया है, के जो है ये पहला शेल है तो इसके अंदर एक ही सब शेल होगा एस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एल शेल। जो एल शेल है यानी एल हमारा दूसरा शेल होता है, ठीक है। दूसरे शेल में कहता है जी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आते हैं। दूसरे शेल में हमारे पास स्टूडेंट्स ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। तो हमसे एल का पूछा गया है, एल दूसरा शेल है और इसके अंदर जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एन शेल। अब एन शेल में पूछ रहा है जी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स एन जो है ये हमारा चौथा शेल होता है और चौथे शेल में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन 32 है, 32। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल या आप यूँ कह लें कि पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 4 सब शेल्स होते हैं। पहला एस जिसमें 2 आएंगे, दूसरा पी जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तीसरा डी होता है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और चौथा जो है वो एफ होता है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हमसे पी का पूछा गया है तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन इज। स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे जी कि बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसकी जो करेक्ट ये ऑप्शन होगा वो है सी, ठीक है। 1s2 2s2 2p1, ये 2 + 2 4 और ये 1 5, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। नेक्स्ट वन, सिंबल फॉर ड्यूट्रियम इज। ड्यूट्रियम का जो सिंबल है वो कौन सा है। तो आपने याद रखना है जी, ड्यूट्रियम ये आइसोटोप्स हमने पढ़े थे, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं और पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम और तीसरा ट्राइट्रियम। तो ड्यूट्रियम में 2 आता है जी, ठीक है, जिसका मास नंबर 2 होता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी 1 2, ठीक है। हाइड्रोजन 1 2 ये ड्यूट्रियम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन, एमसीक्यूज नंबर 38 हमसे पूछ रहा है जी कि कार्बन 13 और कार्बन 14 ये दोनों नेचर में कितनी मिकदार में पाए जाते हैं। 0.1%, 0.9%, 1.1% या 1.5%। तो फ्रेंड्स का करेक्ट ऑप्शन है सी 1.1%। नेक्स्ट वन, द परसेंटेज ऑफ प्योर यूरेनियम 238 इज़ फाउंड इन नेचर। यानी कि जो प्योर यूरेनियम 238 है, यूरेनियम के भी हमने 3 आइसोटोप्स पढ़े थे, उसमें हमसे पूछ रहे थे कि यूरेनियम 238 ये नेचर में कितनी मकदार में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स के ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन जो है वो 99 है। यूरेनियम 238 जो है ये 99% पाया जाता है। नेक्स्ट वन, और हमारा इस जो चैप्टर का जो लास्ट एमसीक्यूज़ है वो है जी, विच आइसोटोप्स इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गॉइटर। कौन सा आइसोटोप्स इनमें से है जिसको हम गॉइटर ये गले से रिलेटेड जो है एक मर्ज़ है, तो उस गॉइटर को शनाख्त करने के लिए कौन सा आइसोटोप हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए आयोडीन 131। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर के तमाम एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ सही तरह से समझ आ गए होंगे। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी एमसीक्यूज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने तमाम क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर भी करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। शुक्रिया।